नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई एग्जाम के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स का मूल विधि का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जिसमें आपका जो है 51 प्रैक्टिस सेट है और यह जो है इनकाउंटर सीरीज है, जिसमें आपके 51 प्रैक्टिस सेट में आपके सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो आपके पेपर में सीधे तौर पे आने वाले हैं। जिसमें आप लोग जो है 9 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। आज आपका 10वां प्रैक्टिस सेट है, तो जो भी लोग जुड़े हैं प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इससे पहले न देखें तो जाकर जरूर देखिएगा और ध्यान इस बात का रखिए कि साथ ही साथ जो है अंकित भाटी सर की भी जो है मूल विधि की बुक कवर हो रही है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो है आपके घटना चक्र की भी बुक कवर हो रही है, जो कि आपकी संपूर्ण सामान्य अध्ययन का है, तो उसे भी आप लोग जरूर कवर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। दिया गया है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम में अक्षम व्यक्तियों का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो है धारा 157 के क्लॉज फर्स्ट में किया गया। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका को अन्य किस मामलों से जाना जाता है? यानी जनहित याचिका को किस मामले के रूप में जाना जाता है? जवाब हो जाएगा यह जो है लोकहितवाद भी इसे कहते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी इसको कहते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ए सी एवं बी दोनों। ठीक है ना, हो जाएगा ए और बी दोनों। सी ऑप्शन सही होगा कौन? ए और बी दोनों। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा इस प्रश्न को ध्यान से, इसमें जो है ऑप्शन कुछ बहुत बड़े दिए गए हैं, तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आप लोग अच्छे से देख लो। हाँ देखिए, अब पूरा दिखाई देगा। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका के बारे में सही नहीं है? जनहित याचिका के बारे में जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, जनहित याचिका के बारे में ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, नागरिक बनाम असम राज्य सही नहीं है। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा छोटा करते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। इनमें से क्या है एक गैरकानूनी गतिविधि है जहां नकली वेबसाइट जो वास्तविक दिखाई देती है उपयोगकर्ता के सामने संवेदनशील और व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रस्तुत की जाती है? इसको क्या कहते हैं? जवाब हो जाएगा इसे जो है जालसाजी या फिशिंग कहते हैं। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं? फिशिंग कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है आपका, जो कोई भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या प्रभुता को खतरे में डालने के लिए शासित साइबर आतंकवाद की कूट रचना करेगा, वह किस अवधि के कारावास से दंडनीय होगा? यानी जो है साइबर अपराध जो करेगा जिसमें आपको देश के लिए खतरा हो, तो उसके लिए कितने वर्ष की सजा होगी? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, आजीवन कारावास हो सकता है उसको। सी ऑप्शन सही है, क्या आजीवन कारावास इसको हो सकता है। अगला प्रश्न है, अनुव्यक्त के निलंबन या प्रतिसंहरण की सूचना किसके द्वारा प्रकाशित की जाएगी? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, यह जो है नियंत्रक द्वारा प्रकाशित की जाएगी। ए ऑप्शन से किसके द्वारा? नियंत्रक के द्वारा यह प्रकाशित की जाएगी। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है 9 जून सन 2000 को प्राप्त हुई थी। ए ऑप्शन सही होगा, कब? 9 जून सन 2000। अगला प्रश्न है, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम यानी मीसा को निवारक निरोध विधि के रूप में किस वर्ष पुनर्जीवित किया गया है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो है 1971 में पुनर्जीवित किया गया है। डी ऑप्शन सही होगा 1971। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निरोध का आदेश देने की शक्ति देती है? इसका जवाब है यह जो है धारा 3 जो है निरोध की शक्ति देती है। ए ऑप्शन सही है, धारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के अधीन अपराध के अभिकथन के संबंध में जांच के लिए क्या नियत किया जाना चाहिए? जांच के लिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
इसके लिए तारीख भी होनी चाहिए, समय होना चाहिए और स्थान सब जो है क्या होगा, नियत होगा, यानी पहले से निर्धारित किया रहेगा। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के अधीन विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए कब तक अहिर्स नहीं होगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, जब तक कि वह दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है, तब तक जो है उसके पास कोई भी अर्हता नहीं है। यानी इसी में से कोई जो होगा वह क्या होगा, वह जो है भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के अधीन विशेष न्यायाधीश के रूप में चुना जाएगा। कैसा होगा, या तो जो है आपके अधीन अधीन सेशन न्यायाधीश होगा, या तो अपर सेशन न्यायाधीश होगा, या तो सहायक सेशन न्यायाधीश होगा। 12वां प्रश्न है, आयकर अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक आय का स्रोत नहीं है? आय का स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है? जवाब हो जाएगा कृषि से आय। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही होगा, कृषि से आय जो है आय का स्रोत नहीं है। ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर संग्रहण के उद्देश्य से आय को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? आय को, जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, 5 शीशों में वर्गीकृत किया जाता है। बी ऑप्शन होगा, 5 शीशों में वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूचना अधिकार अधिनियम की किस धारा के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट गुप्तचर या सुरक्षा संगठनों के विपरीत परिवर्तनीय नहीं होगा? किस धारा में नहीं होगा? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, धारा 24 में। ठीक है ना, ऐसा दिया गया है। 15वां प्रश्न दिया गया है, कौन सी जानकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत साझा नहीं किया जा सकता? कौन सी जानकारी को जो है सूचना के अधिकार के तहत जो है सूचना नहीं दी जा सकती? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी की सूचना जो है नहीं दी जा सकती, और विदेशी सरकारों से प्राप्त सूचना जो भी होगी वह सूचना के अधिकार अधिनियम से आप लोग नहीं मांग सकते। तो जो आपका ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य में है, इनमें क्या क्या शामिल है सूचना का अधिकार अधिनियम में? जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण के अधीन सूचना का अधिकार प्राप्त जो है प्रदान करना, ये भी सही है। दूसरा है लोक कार्यालयों के कार्यों में पारदर्शिता लाना, ये भी सही है। और लोक कार्यों के प्रति जवाबदेही बनाए रखना, ये भी है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना, जवाब हो जाएगा यह जो है 1993 में की गई थी। सी ऑप्शन सही है, 1993 में। अगला प्रश्न, राज्य सरकार मानव अधिकार अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की किस धारा के अधीन बना सकेगी? किस धारा के अधीन बना सकेगी? जवाब हो जाएगा यह जो है धारा 41 के अधीन बना सकेगी। बी ऑप्शन सही है, धारा 41। 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है आपका, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को जांच से संबंधित धारा 13(4) में कार्यवाहियों के लिए क्या समझा जाएगा? क्या समझा जाएगा? इसका जवाब है सिविल न्यायालय समझा जाएगा। ठीक है ना, ए ऑप्शन से क्या समझा जाएगा? सिविल न्यायालय समझा जाएगा। 20वां प्रश्न है, मानव अधिकारों का संरक्षण अधिनियम की धारा 2 फर्स्ट के अनुसार मानव अधिकार किससे संबंधित अधिकार है? किससे संबंधित अधिकार है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका जवाब हो जाएगा आपका सभी के सभी अधिकार, यानी जीवन का भी अधिकार है, स्वतंत्रता का भी अधिकार है, समानता का अधिकार है, और व्यक्ति की गरिमा का भी अधिकार है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ए बी सी डी सभी के सभी सही हैं।
21वां प्रश्न देखते हैं, बहुत बड़ा प्रश्न है, एक बार इसको अच्छे से देखिएगा प्रश्न को, क्या कह रहा है इस प्रश्न को। इसी तरह से प्रश्न जो है पिछली बार एसआई में पूछे गए थे और सेम इसी तरह से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। दिया गया है 1980 के दशक की शुरुआत में बिहार में जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ और बाद में झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में फैल गया। जब बिहार सरकार ने प्राकृतिक साल वन के स्थान पर किसका उपज आने का फैसला लिया, तब सिंहभूम जिले के आदिवासियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए आंदोलन शुरू किया था। तो जो है उसके यानी प्राकृतिक साल के वन की जगह पर क्या उगाने का जो है सरकार ने जो है निर्णय लिया था। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, सागवान बागान लगाने का जो है निर्णय लिया था। तो इसका लोगों ने जो है जमकर विरोध किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, व्याघ्र और अन्य संकटतापत्र प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन प्रावधानित है, किस धारा में प्रावधानित है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, धारा 38 वाई में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के धारा 38 वाई में जो है यह है। अगला प्रश्न, वन्य जीव परीक्षण निदेशक की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है। जवाब हो जाएगा यह जो है केंद्र सरकार के द्वारा होती है। ए ऑप्शन सही है, किसके द्वारा होती है, केंद्र सरकार के द्वारा होती है। अगला प्रश्न, किसी तथ्य को साबित करने के साक्ष्यों का न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। किसी तथ्य को साबित करने के लिए जो कितने साक्षी होने चाहिए, यानी कितने गवाह होने चाहिए। जवाब हो जाएगा उसके लिए कम से कम कोई निश्चित संख्या नहीं है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कोई निश्चित संख्या जो है निर्धारित नहीं की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है परिसंकटमय पदार्थों से व्यवहार करने की छूट व्यक्ति को कब मिलती है। जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जबकि उसने प्रक्रियात्मक रक्षोपायों का पालन किया हो। यहां से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न देखेंगे, पुलिस कर्मियों को यातायात नियंत्रण करते समय निम्नलिखित में से कौन सी बातों का ध्यान में रखना चाहिए। यातायात नियंत्रण करते समय जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें से सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे संकेत के उल्लंघन कार्यकर्ताओं पर ध्यान देना चाहिए, यानी कोई भी संकेत है तभी भी गाड़ी चलाना है, रेड लाइट है तब भी जो है गाड़ी चला के निकल जा रहा है, जहाँ स्पीड 40 दिया वहाँ 80 चल रहे हैं, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है वाहनों को रुकने के संकेत स्टॉप लाइन से पीछे ही दें, यानी जहाँ पर जो है स्टॉप लाइन रहता है उससे पीछे ही रहें, न कि लाइन पे चढ़ा दे गाड़ी। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना चाहिए। आगे दिया है क्रोधपूर्ण व्यवहार सामान्यतः नहीं करना चाहिए, यानी जो है प्यार से सबसे जो है पेश आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मोटर वाहन चलाते समय व्यक्ति को हेलमेट पहनना चाहिए। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में है कि हेलमेट पहनना चाहिए। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, धारा 129 में दिया गया है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कि जो है मोटर वाहन चलाते समय आपको हेलमेट पहनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर टैक्सी में भाड़े या पारिश्रमिक पर अधिक से अधिक कितने व्यक्ति बैठे होना चाहिए, यानी जो है भाड़े पे जो गाड़ी चलती है ऑटो रिक्शा उसमें जो है अधिकतम कितने व्यक्ति होने चाहिए। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम 6 व्यक्ति होने चाहिए। सी ऑप्शन सही है, 6 व्यक्ति। चलते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको जो है अच्छे से देखिएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 29वां दिया गया है, निम्न में से किसे 2005 में और 2015 में संशोधन माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराधों की सूची में जोड़ दिया गया है। किसको जोड़ा गया है, 29वां यह प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ा गया है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम में। अब दोनों को पढ़ लेते हैं क्या क्या है। पहला है, किसी मंदिर के लिए एक देवदासी के रूप में एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को समर्पित करने की प्रथा है। ठीक है ना, ये सही है। दूसरा है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति द्वारा
आम संपत्ति संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक पूजा के किसी भी स्थान में प्रवेश जो जनता के लिए खुला है और शिक्षा या स्वास्थ्य स्थान में प्रवेश निषेध है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो है यह जोड़ा गया है। 30वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा में बालक न्यायालय परिभाषित किया गया है? किशोर न्याय अधिनियम 2015 में बालक न्यायालय को किस धारा में जो है परिभाषित किया गया है? इसका जवाब है यह जो है धारा 2 के क्लॉज बी में इसका वर्णन जो है किया गया है। डी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में घरेलू हिंसा परिभाषित की गई है। किस धारा में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, धारा 3 में परिभाषित किया गया है। बी ऑप्शन सही है, धारा 3 में जो है परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न दंड प्रक्रिया संहिता में अपराधों का वर्गीकरण बताया गया है। किस धारा में अपराधों का वर्गीकरण बताया गया है? जवाब हो जाएगा आपका प्रथम अनुसूची में बताई गई है। ठीक है, किसमें? प्रथम अनुसूची में बताया गया है। तो यहाँ से बी आपका सही जवाब होगा। 33वां प्रश्न है संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी का उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में किया गया है? संज्ञेय अपराधों के किए जाने से रोकने के लिए, यानी जो है कोई संज्ञेय अपराध कर रहा है उससे पहले रोकने के लिए जो है किस धारा में जो है तहत गिरफ्तार कर सकते हैं? इसका जवाब हो जाएगा धारा 151 के तहत जो है अपराध करने से पहले ही जो है गिरफ्तार करते हैं, बिना वारंट के भी इसको गिरफ्तार कर सकते हैं। अगला प्रश्न अन्वेषण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? अन्वेषण का जवाब हो जाएगा इसका जो उद्देश्य साक्ष्य एकत्रित करना होता है। ठीक है ना, यानी सबूत इकट्ठा करना होता है अन्वेषण का मतलब। बी ऑप्शन सही है, साक्ष्य इकट्ठा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्न में से किससे है? धारा 307 जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हत्या के प्रयास। 307 जो है हत्या के प्रयास से संबंधित है। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही होगा। 36वां प्रश्न है एक व्यक्ति स्वेच्छा पूर्वक शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार के उपयोग में मृत्यु कारित करता है, वह किस धारा में है? कि अपनी प्रतिरक्षा के लिए यानी खुद की रक्षा के लिए किसी को आप मार भी सकते हैं, तो जो किस धारा में इसका वर्णन है? जवाब हो जाएगा यह जो है धारा 100 में इसका वर्णन है। बी ऑप्शन सही है, धारा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन सद्भाव क्या है? सद्भाव जो है किस धारा में दिया गया है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, धारा 52 में जो है सद्भाव को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है एक्ट नॉन फेसिट रिज्यूम नीसी मीन सिट एरिया का अर्थ क्या है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा। इसका मात्र है मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता है जब तक कि मन अपराधी न हो। इसका अर्थ ये है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? जो न्यू बना है आपके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जवाब हो जाएगा इसमें जो है कुल 531 धाराएं हैं। बी ऑप्शन सही है, कितना? 531 धाराएं। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 113 किससे संबंधित है? धारा 113 जवाब हो जाएगा यह जो है आतंकवादी कृत्य से संबंधित। किससे? आतंकवादी कृत्य से संबंधित है। डी ऑप्शन सही। तो इस तरह से हमने जो है 10वां प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।